हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, सारी बातें आपको सही से समझाई जाएंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम चुनावों के प्रकारों के अंतर्गत ये वाला टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो प्रणाली है चुनाव की, उसको भी समझाया है। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, इसको पूरी तरह डिटेल में काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। बाकी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट की रिगार्डिंग जो आपकी प्लेलिस्ट है, प्लीज़ आप उसको फॉलो करें ताकि आप सही से टॉपिक वाइज जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं आज हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे सारी चीज़ें। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक ऐसी चुनावी प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों को उनके लिए डाले गए मतों के अनुपात में सीटें मिलती हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी दल को 40% मत यानी कि वोट मिले हैं, तो वह विधायिका में लगभग 40% सीटें पाएगा। इस प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न विचारधाराओं और समूहों का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यहाँ पर। जब जब कभी भी आपके मन में मतलब या आप कहीं भी पढ़ें ये वाला शब्द आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो इससे बिल्कुल आपको यही चीज़ समझनी है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब यहाँ पर ये होता है चुनावों में कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको जितना भी वोट मिला है, ठीक है, उनको जितने भी मत मिले हैं उसी के अनुपात में उनको सीटें दी जाती हैं। अभी दोस्तों, यहाँ पे हम बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं क्रिएट मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके शाब्दिक रूप में बात करें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जितने भी वोट मिले हैं, उसी वोट के परसेंटेज में, उसी वोट के अनुपात में उन्हें विधायिका में सीटें दी जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसे दोस्तों एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल, एक ऐसा नॉर्मली समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए एक संसद है जिसके चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए संसद में मान लो हम मान लेते हैं 200 सीटें हैं। संसद में मान लो 200 सीटें हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसलिए मैंने 200 का उदाहरण लिया है। ठीक है, 100 का लेता तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता, लेकिन यहाँ पे 200 का उदाहरण लिया है मैंने। मान लीजिए 6 राजनीतिक दल हैं, 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो चुनाव में खड़ी हुई हैं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो चुनाव में खड़ी हैं। और संसद में कितनी सीटें हैं? 200। अब मान लीजिए ए वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसे 25% सीटें मिल गई। टोटल सीट सॉरी सॉरी यहाँ पे जो ए है ये पॉलिटिकल पार्टी, इसे मान लीजिए टोटल वोट का 25% वोट इसे ए वाली पार्टी को मिल गया, ठीक है। और ये जो बी वाली पार्टी है, इसे मान लेते हैं हम 5% वोट मिला, ठीक है। ये जो सी वाली पार्टी है, मान लेते हैं इसे हमने 35% वोट इसे मिल गया। और ये जो डी वाली पार्टी है, मान लो आप इसे 10% वोट मिल गया। डी को मान लेते हैं दोस्तों 10% वोट मिल गया। और फिर ये जो ई वाला है, तो ई वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसे मान लीजिए आप, इसे भी मान लो 10% मान लो, या इसे मान लेते हैं चलो 10% वोट मिल गया। और एफ वाली पॉलिटिकल पार्टी को मान लेते हैं कि 15% वोट मिला। अब देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट अलग अलग मिले हैं। और सबसे ज़्यादा किसे मिले हैं? तो जो ये सी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको 35% वोट मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीत गया। यहाँ पर क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जिसको जितना वोट मिला है उतनी सीटें मिल जाती हैं। मतलब ये है कि टोटल जितनी भी सीटें, यहाँ पर कितनी सीटें, तो यहाँ पर 200 सीटें हैं। तो 200 सीटों में से 25% सीटें ए वाले व्यक्ति को मिल जाएंगी। 200 का 25% कितना हुआ? मतलब 50 सीटें। 200 का 25% होता है 50 सीटें। मतलब 50 सीटें ए वाले व्यक्ति को, ए वाली पॉलिटिकल पार्टी को, सॉरी, ये जो ए है वो पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी को 50 सीटें मिल गई। मतलब ए वाली पॉलिटिकल पार्टी के 50 मेंबर संसद में बैठेंगे, ठीक है। ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोस्तों। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यही होता है, जिसको जितने वोट मिलेंगे उतनी उसको सीटें मिलेंगी। यहाँ तक कि ये जो बी वाली पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं 5%, इसको भी सीटें मिलेंगी। 5% सीटें इसको भी मिलेंगी, जिसको 5% वोट मिला है, वोट के अनुसार उसको सीटें दी जाती हैं। यहाँ पर भले ये जो सी वाली पॉलिटिकल पार्टी है, इसको 35% वोट मिले हैं, लेकिन इसको सीटें कितनी मिलेंगी? इसके वोट के अनुपात में ही मिलेंगी। जितना वोट होगा उसी के हिसाब से इसको सीटें मिलेंगी। तो सी वाली पॉलिटिकल पार्टी के पास, अगर हम इसी उदाहरण के अनुसार अगर बात करें, तो 70 सीटें सी वाली पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी।
मेरा दोस्तों कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ये होता है कि जितना वोट मिलता है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसी वोट के अनुपात में सीटें मिल जाती हैं। जो सीट हैं संसद में, जो सीट होती है, विधायिका में जो सीट होती है, उसी वोट के हिसाब से मिल जाती हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। तो यहाँ तक अभी हमने बात की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या, इसे शाब्दिक रूप में हमने समझ लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हमें इसके प्रकारों को मुख्य रूप से समझना है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, एक है पार्टी सूची प्रणाली और एक है एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली या मत प्रणाली कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें दोस्तों सिंपल हैं। अभी बस हमने एक शाब्दिक रूप में बात की कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या अर्थ होता है, ये हमने हल्का सा समझ लिया, ठीक है। अब हमें मुख्य रूप से इसके प्रकारों को देखना है, प्रकारों को अलग अलग से हमें यहाँ पे समझना है। अब बात करते हैं, पहला ये जो है सूची प्रणाली। अब ये सूची प्रणाली है क्या, लिस्ट सिस्टम क्या होता है। अब ये देखिए दोस्तों, लिस्ट सिस्टम को ऑलरेडी मैंने एक अलग से एक वीडियो में पढ़ाया है। आपको प्लेलिस्ट में जो सूची प्रणाली से संबंधित जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट की, तो उसमें आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको समझ लेना, या आई बटन पर मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है उसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी मतलब देख सकते हैं। आई बटन से भी आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। दो में से पहला जो प्रकार है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आप उसको देख लोगे तो वो वहाँ से आपका मतलब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली की। तो इसको मैंने अभी अलग से एक वीडियो में नहीं पढ़ाया, इसलिए इस वाले ये जो प्रकार है इसको मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली की कि आखिर ये प्रणाली क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है इसे थोड़ा समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चे इस टॉपिक में, ये जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सारी बातें बताई जाएंगी, अच्छे से आपको सारी बातें समझाई जाएंगी, तो बस आप ध्यान से सुनिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब आप बस वीडियो पूरा देखिए, आपको आसान लगेगा। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, अब देखिए इसके अंतर्गत मतदाता मतपत्र पर जो पेपर होता है जिस पर वोट देता है एक वोटर मतदाता, उस पर विभिन्न अलग अलग उम्मीदवारों को 1, 2, 3 इत्यादि वरीयता क्रम से रखते हैं। चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा के बराबर वोट प्राप्त होना जरूरी है। चुनाव कोटा निर्धारित करने के लिए रिक्त स्थानों की संख्या में 1 जोड़कर उसे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल मान्य वोटों की संख्या को भाग देते हैं और भागफल में 1 जोड़ देते हैं। सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है इसको भी मैं आपको बस एक बार रीड करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक चुनाव कोटा तैयार कर लिया जाता है ऐसे। यदि किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में चुनाव कोटा के बराबर वोट मिल जाते हैं तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब सारी बातों को यहाँ पे समझिए, सारी बातें अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ होता, अब दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए। अभी जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति वोट देने गया तो उसको एक मतपत्र दे दिया जाएगा। ये जो आपको मतलब दिखाई दे रहा है ABCD लिखा हुआ एक मतपत्र है, इसे आप एक मतपत्र के रूप में मान लीजिए। अभी यहाँ पे मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए आप। एक व्यक्ति अगर वोट देने जाएगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में, तो उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी, उसे एक मतपत्र दे दिया जाएगा। अब उसे वरीयता चुननी है। वरीयता मतलब प्रेफरेंसेस, मतलब किसको वो पहले स्थान पर रख रहा है, किसको वो दूसरे स्थान पर रख रहा है, किसको वो तीसरे स्थान पर रख रहा है। ये जितने भी उम्मीदवार हैं उनको किस स्थान पर वो व्यक्ति रख रहा है। जैसे कि दोस्तों कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के आधार पर यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। अब और चुनाव में मान लो 4 लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं? 4 लोग खड़े हैं, और जीतना सिर्फ एक ही इंसान को है। मतलब जो सीट खाली है चुनाव के लिए, जीतने के लिए, वो एक ही सीट है। मतलब एक ही इंसान को जीतना है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति अगर वोट दे रहा है तो वो कैसे देगा, तो उन 4 व्यक्तियों के नाम है ABCD। अब इन चारों व्यक्तियों में से उसे जो भी व्यक्ति पसंद है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको वो व्यक्ति पहला स्थान देगा। जैसे कि मान लीजिए मैं वोट देने गया और मैंने B वाले व्यक्ति को पहला नंबर दे दिया कि हाँ, अगर मतलब
चुनाव में अगर मैं किसी व्यक्ति को जिताना चाहता हूं तो वो बी वाला व्यक्ति है, बी वाले व्यक्ति को मैं पहले स्थान पर रखूंगा। ठीक है, मैंने ये मतलब वोट में पहला स्थान बी वाले व्यक्ति को दे दिया। फिर मैंने सोचा कि अब बी वाला व्यक्ति, अगर मान लो बी वाला व्यक्ति नहीं जीत पाया तो मैं किसे दूसरे स्थान पर रखना चाहूँगा। तो फिर मैंने कहा कि अगर बी वाला व्यक्ति भी मान लीजिए नहीं जीत पाता है तो मैं ए वाले व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखूँगा। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर ए वाला व्यक्ति भी जीत नहीं पाता है, या मान लो ए वाला व्यक्ति से भी अगर ए वाला व्यक्ति मतलब उम्मीदवारी जीत नहीं पाता है, तो फिर मैंने डी वाले व्यक्ति को मान लीजिए तीसरे स्थान पर रख दिया। फिर मैंने कहा कि अगर ये तीनों ही नहीं जीत पाएंगे तो अंत में फिर मैं सी वाले को ही वोट दूंगा। तो लास्ट में मैंने सी वाले को 4th नंबर पर रख दिया। यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि हम डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देते कि हाँ हम बस ए वाले व्यक्ति को वोट देकर आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमने ए वाले व्यक्ति को ही कहा कि हाँ हम ए वाले व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, बात खत्म। नहीं, यहाँ पे दोस्तों हमें सबको चूज करना पड़ता है, हमें सब पर एक प्रेफरेंसेस देनी पड़ती है कि चलो आपने बी वाले व्यक्ति को मान लो पहला नंबर दे दिया, लेकिन आपको ए, सी और डी, ये जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको भी प्रेफरेंसेस देनी पड़ेगी कि आप उनको किस नंबर पर रखते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि जो अलग अलग उम्मीदवार होते हैं चुनाव में, जो अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं दोस्तों, उनको 1, 2, 3 या 4 इत्यादि करके अलग अलग प्रेफरेंसेस दी जाती है, अलग अलग जो मतलब वरीयताएं हैं वो दी जाती हैं मतदाताओं के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वोट देने गया है तो वो सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देकर आ जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो 4 लोग खड़े हैं, ABCD करके 4 लोग खड़े हैं, तो वो व्यक्ति जो वोट देने गया है वो इन चारों को वोट देकर आएगा। कैसे वोट देगा? तो वरीयता देगा। जैसे कि मान लो वो कह रहा है कि बी वाले व्यक्ति को मैं पसंद करता हूँ, उसे मतलब पद पर जिताना चाहता हूँ, तो इसे मैं पहला स्थान दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर अगर बी नहीं जीतेगा तो मैं सी वाले को दूसरा स्थान दे रहा हूँ। तो वो इस तरह करके जितने भी उम्मीदवार हैं उनको अलग अलग प्रेफरेंसेस या वरीयता देता है, 1, 2, 3, 4 इत्यादि करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो इसमें पहले एक निश्चित चुनाव कोटा तैयार कर लिया जाता है। अब ये क्या है तो इसको समझ लीजिए। जैसे कि दोस्तों ये डिसाइड कर लिया जाता है कि चुनाव जीतने के लिए कम से कम इतना वोट तो आपके पास होना ही चाहिए। ये इसे ही हम कहते हैं चुनाव कोटा। अब क्या होता है, इसे कैसे तय किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो चुनाव कोटा होता है दोस्तों वो कुछ ऐसे निकाला जाता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें डाले गए कुल वोटों की संख्या, उसको भाग दिया जाता है जितने स्थान खाली हैं जिनके लिए चुनाव हो रहा है, +1 से भाग दे दिया जाता है, और जो भी रिजल्ट आता है उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है। इसे मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए जो वोट हैं उनकी संख्या मान लो 100 है। मान लो दोस्तों 100 वोट डाले गए हैं टोटल, या 100 वोट डाले जाने हैं टोटल, 100 वोट। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र में मान लीजिए 100 वोट डाले जाने हैं। ठीक है, अब कितनी सीटें खाली हैं, अब सीटें रखा जाता है। जैसे कि मान लो, जैसे कि भारत में मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति चुनाव के समय एक सीट खाली होती है, एक ही सीट के लिए चुनाव होता है। तो मान लो एक सीट है। ठीक है, अब इस एक सीट में हम एक और प्लस कर देंगे, एक प्लस करना है, एक नंबर प्लस करना होता है। ठीक है, और इन दोनों को भाग दे देंगे। तो अब क्या हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 50। ठीक है, इस 50 में एक प्लस कर देंगे तो अब क्या आएगा, 51। तो ये 51 हो गया चुनाव कोटा। ठीक है, चुनाव कोटा यहाँ पर क्या हो गया, 51। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर चुनाव कोटा में दोस्तों हम देखते हैं कि जितने वोटों की संख्या कितनी है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं कि कितने स्थान रिक्त हैं, किन स्थान के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें +1 से उसे डिवाइड कर देंगे और फिर लास्ट में उसमें +1 कर देंगे। तो डिसाइड हो जाएगा कि मतलब इतने वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए। तो अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि 100 डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे 1 + 1 करके +1 यहाँ पे कर दिया, मतलब यहाँ पे 51 आया हमारा। ठीक है, तो 51 यहाँ पे चुनाव कोटा, मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसे मतलब चुनाव कोटा निकलता है। अब यहाँ पे दोस्तों सारी बातें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमने अभी ये वाली जो बातें थी इसको समझा दिया मैंने आपको, चुनाव कोटा आपको समझा दिया। अब और अच्छे से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1-2 उदाहरण के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 1-2 मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके द्वारा यहाँ पे सारी बातें अब मैं आपको समझाऊंगा।
अब यहाँ पे ध्यान से कुछ बातें समझ लो। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कि टोटल मान लो 100 वोट हैं, ठीक है। कितने वोट हैं? 100 वोट हैं। कितने वोट हैं भाई? 100 वोट हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल हम ले रहे हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि एक चुनाव हो रहा है जिसमें 100 वोट हैं, ठीक है। अब 100 वोट का जब हम चुनाव कोटा निकालते हैं, चुनाव कोटा में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे हम जो चुनाव कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, वो एक व्यक्ति के लिए हो रहा है कि एक ही व्यक्ति यहाँ पर जीतेगा, ठीक है। एक ही व्यक्ति जीतेगा। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद में एक ही व्यक्ति होता है। तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि मान लो चुनाव हो रहा है, चुनाव में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतेगा, ठीक है। ये हमने डिसाइड किया और कुल 100 वोट हैं। अब इस 100 वोट का जब हमने चुनाव कोटा निकाला तो निकलता है 51 के 51 वोट अगर व्यक्ति को मिलेंगे तभी वो जीतेगा। और ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये है बैलेट पेपर, एक मत पत्र है। अब देखिए कितने बैलेट पेपर होंगे, तो टोटल 100 बैलेट पेपर होंगे ना। 100 व्यक्तियों ने वोट दिए हैं तो ऐसे 100 बैलेट पेपर होंगे। यहाँ पे बस मैंने ये एक उदाहरण के तौर पर लिया है, ये एक उदाहरण है बस, कि एक व्यक्ति ने बी वाले व्यक्ति को पहले स्थान पर चूज किया, ठीक है। ए वाले व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखा है, सी वाले व्यक्ति को 4th स्थान दिया है, डी वाले व्यक्ति को 3। ये एक बैलेट पेपर है, ठीक है। ये ओनली 1 बैलेट पेपर है। ये बस आपको समझाने के लिए दिखाया है मैंने। ऐसे 100 लगभग 100 बैलेट पेपर होंगे ना, क्योंकि 100 वोट हैं तो 100 व्यक्तियों ने वोट डाले हैं, तो 100 बैलेट पेपर ऐसे होंगे। तो इस वाले बैलेट पेपर में बी वाले व्यक्ति को पहला स्थान दिया गया। बस ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वोटों की जब गिनती होती है, मान लीजिए वोट दे दिए गए हैं, अब वोटों की गिनती हो रही है, तो कौन विजयी होगा? जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 4 ये उम्मीदवार हैं, 4, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ये 4 उम्मीदवार थे, ठीक है। अब इनको कितने वोट मिले? तो सबसे पहले जो वोटों की गिनती होती है वो होती है पहले स्थान के लिए, कि पहले स्थान पर किस व्यक्ति को कितने वोट मिले, पहले स्थान पर किस व्यक्ति को, किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो ऐसा मान सकते हैं दोस्तों कि टोटल जितने भी वोट हैं, अब मान लीजिए दोस्तों वोटों की गिनती होती है और ये देखा जाता है कि जो ए वाला व्यक्ति है उसे पहले स्थान पर यानी कि पहली वरीयता में 38 वोट मिले हैं, ठीक है। बी वाले व्यक्ति को 22 वोट मिले हैं, सी वाले व्यक्ति को 25 मिले हैं और डी वाले व्यक्ति को 15 मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी को वोट मिले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी किसी को भी चुनाव कोटा के बराबर या उससे ज़्यादा वोट नहीं मिले, मतलब अभी तक कोई जीता नहीं है। जीतेगा वही जिसको चुनाव कोटा यानी कि 51, यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में 51 वोट मिल जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे बात आपको ये समझनी है। अब ऐसे सिचुएशन में जब किसी को भी स्पष्ट चुनाव कोटा नहीं मिल पाता है, तो जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने डी को पहले स्थान पर रखा उसने दूसरे स्थान पर किन व्यक्तियों को रखा। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा, मतलब डी वाले को अब हटा दिया गया चुनाव से। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि डी वाले व्यक्तियों को जिन 15 लोगों ने डी वाले व्यक्ति को पहले स्थान पर रखा था, उन्होंने ही दूसरे स्थान पर किस किस व्यक्ति को रखा, ठीक है। पहले स्थान पर 15 व्यक्तियों ने डी वाले व्यक्ति को वोट दिया कि हम डी वाले व्यक्ति को मतलब जिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों ने किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान पर भी तो रखा होगा। दूसरा स्थान किसको मिला, अब ये चेक किया जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस समझना है थोड़ा सा इसे, कि जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे। जब देखिए जब कोई भी नहीं जीत पाता है तो ऐसी सिचुएशन में जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं तो उसके वोटों को देखा जाता है और फिर इसके वोट को ये जो बचे हुए उम्मीदवार हैं इनमें हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब कैसे होगा ये, तो यहाँ पे आप बात को समझिए। अब डी यहाँ पे चुनाव से बाहर है। अब डी का जो 15 वोट है, मान लीजिए उस 15 वोट में से ए वाले व्यक्ति को दूसरे स्थान पर 12 वोट मिल गए, 12 नहीं 13 मान लेते हैं, ठीक है, 13 मिल गए। और बी वाले व्यक्ति को 1 मिल गया और सी वाले व्यक्ति को भी मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे स्थान पर रखा। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि ए वाले व्यक्ति को पूरा 51 यानी कि जो चुनाव कोटा था वो प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे बात को समझिए, ये जो प्रक्रिया है दोस्तों इसमें ये है कि जिसको सबसे कम वोट मिले उसको हमने ये देखा कि दूसरे स्थान पर कितने वोट किसको मतलब वोट मिला था। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है कि ये 15, देखिए यहाँ पे है कि डी को 15 वोट मिले हैं। अब जिन व्यक्तियों ने डी को पहले स्थान पर रखा है उन व्यक्तियों ने दूसरे स्थान पर किस व्यक्ति को रखा है, अब ये देखा जाता है। अब यहाँ पे देखा गया कि 15 में से 13 व्यक्तियों ने ए को दूसरे स्थान पर रखा। उन्होंने चाहा कि अगर डी नहीं बन रहा तो ए को हम वोट देंगे, तो 13 वोट ए को मिल गए। फिर
और जो बचे हुए वोट थे उसमें से बी को 1 मिल गया और सी को मान लेते हैं 1 मिल गया। तो ऐसे जो जिसको सबसे कम वोट मिले थे उसके वोट दूसरे में हस्तांतरित हो जाते हैं। तो ये है यहाँ पर प्रक्रिया। और फिर जब हम देखते हैं कि जो ये 13 वोट हैं, फिर हम इसको प्लस कर देंगे। ये जो दूसरी वरीयता वाला ये जो वोट था, इसको हम प्लस कर देते हैं पहली वरीयता में। ठीक है, पहली वरीयता में ये प्लस हो जाएगा, सब में होगा ये। ठीक है, पहली वरीयता में प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि जो ए वाला व्यक्ति है उसको टोटल 51 वोट मिल गए हैं। 51 का मतलब चुनाव कोटा उसको मिल गया है। ठीक है, तो चुनाव कोटा मिलने का मतलब ये है दोस्तों कि अब वो विजयी है। आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी। एक बार अगर आप कहें तो और मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अपनी तरफ से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो लास्ट है मतलब जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे 15 वोट मिले थे डी को सबसे कम, और अभी तक कोई जीता भी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको उसकी दूसरी वरीयता, जो दूसरे स्थान पर जो वरीयताएं हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने दूसरे स्थान पर ए को वोट दिया, बी को वोट दिया, तो दूसरे स्थान पर जो वोट मिले हैं उसको जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके प्रथम वरीयता में ऐड कर दिया जाता है। प्रथम जो वरीयताएं हैं, पहले जो प्रेफरेंसेस है उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इन 15 वोटों में से ए वाले व्यक्ति को हमने मान लिया कि 13 लोगों ने दूसरे स्थान पर रखा। ठीक है, इन 15 ये वाले 15 वोटों में एक व्यक्ति ने बी को पहले स्थान पर रखा और सी को भी एक ही इंसान ने पहले मतलब दूसरे स्थान पर रखा। और जब हमने उन सभी को प्लस किया तो हमने देखा कि ए वाले व्यक्ति को पूरा मतलब वोट मिल चुका है। अगर ए वाले व्यक्ति को यहाँ पे वोट मिल गया है तो ये विजयी घोषित हो जाएगा। ठीक है, ये चुनाव जीत गया है। और अगर मान लेते हैं कि अभी भी अगर मान लो ए वाले व्यक्ति को, ए जो भी व्यक्ति है, अभी मान लो कोई भी व्यक्ति विजयी नहीं है, तो क्या होगा, फिर ऐसा ही होगा। डी को हटाने के बाद जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे फिर उसको भी हटाया जाएगा और उसके जो वोट हैं वो यहाँ पर बांट दिए जाएंगे। उसकी जो मतलब नेक्स्ट जो प्रेफरेंसेस होगी उसको यहाँ पे फिर ऐड कर दिया जाएगा, जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे उसमें। तो ऐसा ही होता है। तो जब ये मतलब प्रोसेस चलता रहता है, ये जो मत है उसका हस्तांतरण होता रहता है। तो ये बात हो गई दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को वोट कम मिलते हैं, तो मतलब परफेक्ट मतलब पूरा वोट नहीं मिल पाता है, तो ये प्रक्रिया ऐसी मतलब चलती है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जांपल देके सारी बातें समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए, अगर पहले ही राउंड में जो वोटों की गिनती होती है दोस्तों, उसमें पहले ही राउंड में मान लीजिए ए वाले व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को अगर चुनाव कोटा के बराबर वोट मिल जाते तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता। ठीक है, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता। मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे 51 वोट लिए थे, बाकी जो भी हकीकत में वोट होगा, अगर चुनाव कोटा मिल जाता है किसी व्यक्ति को तो वो विजयी हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल ऐसे ही होता है दोस्तों, बिल्कुल सेम होता है। और भारत का राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक पद के लिए ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी बातें बताई। आई होप यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और यहाँ पे एक चीज़, जैसे दोस्तों यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखा भी है कि जब सभी उम्मीदवारों को कोटे से कम मत मिलते हैं तो उस स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। जैसे कि सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को नीचे से ऊपर के क्रम में हटा दिया जाता है। मतलब मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारे वाले उदाहरण में डी वाले व्यक्ति को हटा दिया गया था। ठीक है, और उसके मतों को उसके मतदाताओं की दूसरी वरीयता दी गई थी, उस देखो डी वाले व्यक्ति को, यहाँ पे उदाहरण में मैंने बताया था ना, डी वाले व्यक्ति को किसने दूसरे स्थान पर वोट दिया है, तो वो जो दूसरी वरीयता है उसको दूसरे उम्मीदवारों को हस्तांतरित यानी कि दे दिया गया। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल के द्वारा पूरी चीज़ समझ ली, बहुत अच्छे से समझ लिया। इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो, ये ऊपर वाली चीज़ें जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है, ये अलग चीज़ है। ये और ये दोनों आपस में थोड़ा, यहाँ पे देखिए, ये कम वाली स्थिति है और ये अधिक वाली स्थिति है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कि मैं भारत में बात करूं तो भारत में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए चुनाव हो रहा है नॉर्मली। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों वो एक व्यक्ति का है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद बस एक ही व्यक्ति के लिए चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के लिए। लेकिन कई बार एक से अधिक व्यक्तियों के लिए चुनाव होता है और इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कई सारे देशों में भी नेशनल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और कई सारे उम्मीदवार विजयी होते हैं। तो ऐसे में पता है क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को वोट ज़्यादा मिल गए, मान लीजिए 10 व्यक्ति खड़े हैं चुनाव के लिए और 5 व्यक्ति जीत जाएंगे, 5 व्यक्ति को जीतना ही है क्योंकि पद 5 खाली हैं। तो मान लीजिए ए बी सी डी करके मान लीजिए कई सारे व्यक्ति खड़े हैं चुनाव के लिए और 5 व्यक्ति मान लीजिए जीतेंगे। तो अगर ऐसे में ए व्यक्ति को मान लो ज़्यादा वोट, चुनाव कोटा से ज़्यादा वोट मिल गया है,
ठीक है, ज़्यादा वोट अगर मिल गया है तो जो ज़्यादा वोट है, जो एक्स्ट्रा है वोट, उसको आगे के उम्मीदवार में बाँट भी दिया जाता है। ये एक अलग चीज़ है, वो आपकी समझ में थोड़ा शायद ना आए, इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट नहीं अच्छे से समझाया। और अगर मैं अच्छे से समझाऊँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, इसलिए मैं इसको यहीं पर रखता हूँ। हल्की-हल्की मैंने बातें बता दी आपको इसके रिगार्डिंग, और आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक अभी हमने एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को काफ़ी अच्छे से देख लिया, यहाँ पे समझ लिया। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी इसे कह दिया जाता है कभी-कभी, तो कहीं-कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना होएं। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कवर किया है। सारी बातें लगभग यहाँ पे पूरी तरह अच्छे से कवर की गई हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं, हल्का-हल्का जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका एक लाभ है दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, कि इसमें विभिन्न विचारधाराओं और समूहों को विधायिका में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। मतलब प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलता है। अलग-अलग जो विचार के लोग हैं, जैसे कि अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि अलग-अलग विचारधाराओं से ही होती हैं संबंधित, अलग-अलग समूह हैं, तो उनको भी जो विधायिका है, उसमें जगह मिल जाती है। उनको उनको भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है, ठीक है? और इससे माना जाता है कि लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, एक लाभ ये है। इसके अलावा बहुदलीयता को बढ़ावा, कई सारे दलों को बढ़ावा मिलता है ना, क्योंकि सभी दलों को, जितने भी मान लीजिए दल वोट के लिए खड़े हो रहे हैं, अब उनको कुछ तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। जो भी जितना भी वोट मिले, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, उसी के अनुपात में उन्हें सीटें भी मिल जाएँगी, तो बहुदलीयता को बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है, ये बात है। इसके साथ ही यह मतदाताओं को अधिक विकल्प और आवाज़ देता है, अधिक विकल्प मिलते हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो विकल्प अधिक रहते हैं, ऑप्शन अधिक रहते हैं मतदाताओं के लिए। तो ये एक लाभ है इसका, ठीक है? भागीदारी भी बढ़ती है लोग इसमें। इसके अलावा इसके कुछ दोष हैं, जैसे कि अस्थिर और कमज़ोर सरकारें। अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई एक स्पष्ट रूप से विजयी नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम्पल देके मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया भी था कि मान लीजिए जो मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसे मान लीजिए ज़्यादा वोट भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर सरकार बनाने जितने वोट नहीं मिल पाते हैं, तो वो डायरेक्ट फिर गठबंधन की सरकार बनाएगा। वो मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी, और ज़ाहिर-सी बात है कि सीटों के अनुपात में, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें जब सीटें बँट जाएँगी, तो स्पष्ट रूप से किसी एक को बहुमत नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में जो सरकार बनेगी वो अस्थिर बनेगी, कमज़ोर बनेगी, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यह उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच निकट संबंध कम कर देता है। जो उम्मीदवार हैं, जो मतदाताएँ हैं, उनके बीच में थोड़े जो निकट संबंध है, उसको कम करता है, क्योंकि मतदाता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, ना कि व्यक्तिगत उम्मीदवार के। क्योंकि देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट मिलते हैं नॉर्मली, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मतलब वोट दिए गए, तो वो अपने किसी भी सदस्य को, मतलब यहाँ पर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के को जितने वोट मिले उसके अनुसार यहाँ पे सीटें मिल रही हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो उम्मीदवार है, जो मतदाता है, उसके बीच जो निकट संबंध है, उसको थोड़ा कम किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है यहाँ पर। इसके अलावा ये एक जटिल और भ्रामक प्रणाली है। मतलब कहने का ये है कि ये जो आनुपातिक प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है दोस्तों, ये थोड़ा समझने में थोड़ा इसे कठिनाई होती है। तो नॉर्मली इसे समझना थोड़ा इतना आसान नहीं है। तो इसलिए भी इसका एक ये दोष माना जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।